Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In today's video, in continuation to our Indian Evidence Act lecture series, we are going to talk about section 33 of Indian Evidence Act. हम इस सेक्शन को शुरू करने से पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे इस सेक्शन की एंड दैट वी विल टेक बाय वे ऑफ अ सिंपल एग्जांपल. एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल है. आप लोगों को सबको पता होगा कि कोर्ट में जब केस फाइल होता है, सपोज अपन मान लेते हैं कि सेशन कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है. जब सेशन कोर्ट में कोई केस चलता है तो वहाँ पर विटनेसेस आते हैं. पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे, उनको एग्जामिन किया जाएगा, उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा. उसके बाद डिफेंस के विटनेसेस आते हैं, उनको एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा. तो जो विटनेस सपोज जब सेशन कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, अब सेशन कोर्ट में जब कोई केस चल रहा है तो विटनेस अपना स्टेटमेंट देता है, वो कोर्ट रिकॉर्ड कर लेती है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट, सपोज इफ कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन, कोई प्राइमरी विटनेस था और वो सीधा सीधा स्टेटमेंट दे जाता है कि हाँ, ए हैज कमिटेड मर्डर ऑफ बी, और उसने अपनी आंखों से देखा था, सारे प्रूफ्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है. उसका स्टेटमेंट इतना वैल्यूएबल था कि उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे कोर्ट कन्विक्ट्स ए फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ बी. तो यहाँ पर ए ने बी का मर्डर किया, ये अगर सेशन कोर्ट रूल कर देता है. अब अपील फाइल होती है हाई कोर्ट में. अब सपोज हाई कोर्ट में मैटर जाता है और हाई कोर्ट में अपील फाइल होती है फ्रॉम सेशन कोर्ट. तो यहाँ पर जो विटनेस का स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन के विटनेस का, अब जो PW1 मान लो अपन इसको, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो प्राइमरी विटनेस है, तो PW1 का मान लो उस स्टेटमेंट के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो सपोज करो कि वो आया है, मान लो वो आया है लद्दाख से, ठीक है, वो लद्दाख से आया है मध्य प्रदेश, तो लद्दाख से मध्य प्रदेश आया है, या फिर वो अब इनकेपेबल हो गया, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर समझ लो वो PW1 कहीं खो गया है, ठीक है, मिल ही नहीं रहा, उसको ढूंढ रहा है बट वो मिल नहीं रहा है. तो इन दैट केस, if all these facts are proved in the appeal before high court कि अब PW1 जो है वो मिल नहीं रहा है, या फिर वो मर गया, या फिर वो इनकेपेबल है, या फिर वो लद्दाख में रहता है, तो इट इज अनरीजनेबल फॉर ब्रिंगिंग हिम टू द कोर्ट एंड मेकिंग हिज स्टेटमेंट. अगर ये प्रूव हो जाता है तो कोर्ट विल मेक द स्टेटमेंट कि जो भी कोर्ट विल ऑर्डर कि जो भी स्टेटमेंट उसने वहां पर दी है, दो स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट एंड उनको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. तो यही बताता है ये सेक्शन कि जो स्टेटमेंट्स वहां पर दिए थे सेशन कोर्ट में will be considered as relevant in by the high court, and because the statements made by PW1, the prosecution witness is now either dead or it is unreasonable to call him to the court to make the statement again, or he is incapable or he is missing, ठीक है. और बस और यहाँ पर ये सारी ग्राउंड के कारण वो स्टेटमेंट रेलेवेंट मान लेते हैं. तो अब ये थी इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग. तो अभी सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं. ये सेक्शन ये बताता है कि रेलेवेंसी ऑफ सर्टन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स देयरिन स्टेटेड, ठीक है. तो ये बोलता है कि एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस, ये सेक्शन ऐसे समझाता है कि एनी एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ. विटनेस जब अपना एविडेंस दे रहा है, विटनेस कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो दैट एविडेंस गिवन बाय द विटनेस मस्ट बी ईदर इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ. then that is relevant and can be used in the subsequent proceeding, in the subsequent judicial proceeding or in a later stage in judicial proceeding. तो subsequent proceeding से मतलब क्या है कि अपर आज ये डिस्प्यूट खत्म हो जाता है, फिर later on एक और डिस्प्यूट फाइल होता है जो इसी डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो वो subsequent judicial proceeding में भी ये previous statement relevant होगा, previous evidence of witness relevant होगा. या फिर later on जो भी अपन ने एग्जाम्पल समझा, सेशन कोर्ट से अपील गई हाई कोर्ट पे, तो in continuation to later stage of same judicial proceeding, इसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की लेटर स्टेज में आगे काम आ जाता है, तो इन दैट केस आल्सो दैट एविडेंस ऑफ विटनेस इज रेलेवेंट एंड कैन बी यूज्ड. बट यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद ही ये स्टेटमेंट मेड इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग कैन बी यूज्ड एट अ लेटर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग. सो दोज कंडीशंस आर, सबसे पहला है कि बोथ द प्रोसीडिंग शुड बी बिटवीन द सेम पार्टीज. सपोज आप PW1 का स्टेटमेंट जो सेशन कोर्ट में है वो आप यूज कर रहे हो हाई कोर्ट में, तो यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग है, जो लेटेस्ट स्टेज की जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो दोनों के मतलब वो दोनों जो प्रोसीडिंग्स है वो कैरी आउट होना चाहिए बिटवीन द सेम पार्टीज. मतलब यहाँ पर अगर सपोज सेशन कोर्ट में जो केस चल रहा था वो ये था कि ए ने बी को मारा या नहीं, तो जो हाई कोर्ट में अपील हो रही है वो भी इसी से बिहाफ पे होना चाहिए, यही इशू होना चाहिए उसमें भी कि ए ने बी को मारा या नहीं. द पार्टीज टू द सूट मस्ट बी सेम, पहली कंडीशन है, ठीक है. दूसरा है कि एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग मस्ट हैव द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन. तो जो भी एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, बेसिकली जब एग्जामिनेशन होता है, जैसे PW1 का जो भी एग्जामिनेशन हुआ होगा, एग्जामिनेशन ऑफ प्राइमरी विटनेस, उसने अपने स्टेटमेंट दिए होंगे. अब यहाँ पर जो एडवर्स पार्टी का एडवोकेट होगा
उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसके पास ये राइट होना चाहिए टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। कौन विटनेस? यहाँ पर PW1 का क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी देयर टू द एडवोकेट ऑफ एडवर्स पार्टी, ठीक है। सो दैट वाज द सेकंड कंडीशन। पहला था कि जो भी दोनों जो प्रोसीडिंग्स हैं उन दोनों में सेम पार्टीज होना चाहिए, एंड दूसरा है कि यहाँ पर कि द एडवर्स पार्टी के जो एडवोकेट है उनके पास देयर शुड बी राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग, जहाँ पर ये विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है। द थर्ड इज कि द इशू इज सब्सटेंशियली सेम इन बोथ द प्रोसीडिंग्स। जैसे कि पहला इशू तो सेशन कोर्ट में क्या था कि क्या ए ने बी को मर्डर किया है नहीं, और यही सेम हाई कोर्ट में जब अपील फाइल हुई तो वहाँ पे भी इशू सेम था कि क्या ए ने बी को क्या ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं। तो मर्डर वाज द सेम इशू बिटवीन द पार्टीज, between the same parties, and in the both the proceedings. So there was same issue, parties were same, adverse party was given the opportunity in the first proceeding to cross examine the witness. Now if these three conditions are fulfilled, then the statement made by the witness would be relevant. But again, there is another additional condition. Such a statement by the witness should be made, मतलब जो statement जो witness के through दिया गया है, that witness should be either dead or is missing or is incapable, or it is unreasonable for the court to call him to the court and make the statement now again, or he is held back. Held back means basically adverse party उसको उस केस से दूर रखना चाह रही है, ठीक है। तो either he is held back or is incapable, missing, dead or unreasonable, so then only the statement made by the witness, then only the evidence made by the witness in his previous judicial proceeding would be relevant in the subsequent judicial proceeding, क्योंकि वहां पर ये प्रूव कर दिया जाएगा कि जो विटनेस जो उसने पहले प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में स्टेटमेंट दिया था वो मर गया है, या तो वो अनरीजनेबल है, या फिर इनकेपेबल हो गया, या फिर मिसिंग है। सो नाउ इट शुड बी रेलेवेंट इन द सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग। बट अगर ये सब प्रूव नहीं होता है, देन द स्टेटमेंट बाय द विटनेस वुड नॉट बी रेलेवेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन। ये सेक्शन ये बताता है कि अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी इज इक्विवेलेंट टू द प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ पर ये सेक्शन किस चीज से रेस्ट्रिक्टेड था कि कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है, एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। प्रोसीडिंग में क्या होगा कि एनी केस बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज, तो जो क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी होती है दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो भी प्रोसीडिंग हो रही है वो इंक्लूड करती है क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी को। तो अब ये सेक्शन को, इस सेक्शन का इस यूज ऐसे होता है कि सपोज कोई स्टेटमेंट दिया, मतलब कोई भी स्टेटमेंट विटनेस ने दिया इन सिविल सूट, later on that if another suit is filed, if another criminal suit is filed between the same parties and all the conditions of section 33 are fulfilled कि वो between the same parties है, same issue है, then in that case the statement made in a civil suit would also be relevant in a criminal suit अगर conditions of section 33 are fulfilled। तो इतना यूसेज इस सेक्शन का आ जाता है कि अगर वो पर्सन अब मर गया है, या वो अनरीजनेबल है, या मिसिंग है, या इनकेपेबल है, और अगर उसका कोई स्टेटमेंट सिविल सूट में दिया गया था, then that would also be relevant and can be used in a criminal trial, ठीक है। And if it is given in a criminal trial, the statement can also be used in a civil suit, vice versa. So this was held in the case of Emperor versus Muhammad Yusuf. In the case of Emperor versus Muhammad Yusuf, it was held that the effect of this explanation to the section is that the deposition taken in criminal proceeding may be used in a civil suit, and the deposition taken in a civil suit may be used in a criminal proceeding. So that's how vice versa this section is utilized in the way of recording, in the way of using the evidence by the witnesses who are dead, missing, incapable, unreasonable or are held back. Because उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, आज वो मर गए, सपोज उन्होंने सिविल सूट में दिया था, तो अगर वो सेम पार्टीज में है, इशू सेम है, तो फिर वो क्रिमिनल ट्रायल में भी रेलेवेंट होगा। अगर क्रिमिनल ट्रायल में दिया था तो वो सिविल सूट में भी रेलेवेंट होगा। Alright, that was all about section 33. Now we'll continue with section 34 in our next video. हमारी next video में बात करेंगे section 34, 35, 36, 37, and that's how we'll complete our Indian Evidence Act lecture series. Goodbye, thank you.